solution. What is meant by solution? What is meant by solution? You know very well. Solution is a homogeneous mixture of two or more substances. Solution is a homogeneous mixture of two or more substances in which each individual component lose their identity and cannot be separated by simple physical method. तो यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे बाइनरी के बारे में पढ़ेंगे. देखो सोल्यूशन दो कंपोनेंट से बनता है. एक कंपोनेंट है सोल्यूट और दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट. सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से बनेगा. वन इज सोल्यूट, अनदर इज सॉल्वेंट. तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को कैसे पहचानना है? कोई डेफिनेशन रट्टा नहीं मारना है. याद रखना है कि जो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, जो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम सोल्यूट कहेंगे. कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं है. हाँ, लेकिन जो स्मॉलर अमाउंट है, जैसे मैंने कहा शुगर सॉल्यूशन. क्या कहा मैंने? शुगर सॉल्यूशन. तो जैसे मैं शुगर सॉल्यूशन कहूंगी तो आप क्या बोलोगे कि शुगर तो कम क्वांटिटी में रहेगा. और शुगर सॉल्यूशन किस में बना रहे हैं? वाटर में. मतलब वाटर लार्जर क्वांटिटी में है. तो दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या कहेंगे? एक सोल्यूट जो है वो शुगर रहेगा और जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा? वाटर होगा. अगर मैंने कहा सॉल्ट सॉल्यूशन, तो सॉल्ट क्या है? हमारा सोल्यूट है और जो वाटर है वो क्या रहेगा? सॉल्वेंट रहेगा. इन मोस्ट ऑफ द केसेस वाटर इज अ सॉल्वेंट. तो जो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट है दैट इज सोल्यूट, एंड जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है, जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट. जैसे मैंने कहा 20% इथेनॉल. क्या कहा मैंने? 20% इथेनॉल है. अभी 20% इथेनॉल सॉल्यूशन का है, मतलब सॉल्वेंट दिया नहीं है. अगर आपको सॉल्वेंट नहीं दिया है तो उसको वाटर मान के चलना है. अगर आपको बहुत सी रिएक्शन में सॉल्वेंट नहीं दिया है तो क्या मान के चलना है? आपको वाटर को मान के चलना है. वाटर कंसीडर करना. तो यहाँ पे देखो कि 20% तो इथेनॉल है. 20% क्या प्रेजेंट है? इथेनॉल. मतलब रिमेनिंग 80% क्या प्रेजेंट होगा? वाटर प्रेजेंट होगा. रिमेनिंग 80% क्या प्रेजेंट होगा? वाटर प्रेजेंट होगा. मतलब इथेनॉल हो गया जो स्मॉलर क्वांटिटी में है, ये सोल्यूट बन गया, और जो लार्जर क्वांटिटी में है वो क्या बन गया? यहाँ पे सॉल्वेंट बन गया. ये क्या बन जाएगा? सॉल्वेंट बन जाएगा. अगर मैंने यहाँ पे कह दिया, सेकेंड एक लेती हूँ, अगर मैंने कहा 80% इथेनॉल, क्या ये बात समझ में आ रही? अगर मैंने कहा 80% इथेनॉल, तो 80% जो इथेनॉल है ये लार्जर अमाउंट में है. ये लार्जर अमाउंट में है, मतलब ये आपका बन गया सॉल्वेंट. और जो 20% किसमें है? वाटर में. जो स्मॉलर अमाउंट में है ये आपका क्या बन जाएगा? सोल्यूट बन जाएगा. कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन में नहीं बोल रही. अगर मैंने कहा 50% इथेनॉल तो आप क्या करोगे? अगर मैंने कहा 50% इथेनॉल तो आप कैसे कंसीडर करोगे कि सोल्यूट कौन सा और सॉल्वेंट क्या है? तो मैं कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं बता रही, लेकिन ध्यान में कैसे रखना है कि जो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो सोल्यूट है और जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है दैट इज अ सॉल्वेंट. नोट कर लो जल्दी से. सॉल्यूशन किस कंपोनेंट से बनता है? दो कंपोनेंट से. फाइनली जिस कंपोनेंट की वो फिजिकल स्टेट ले ले वही सॉल्वेंट होता है. फाइनली जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट वो ले ले वही क्या होगा? सॉल्वेंट. जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, फाइनल कंपोनेंट की स्टेट कौन सी होती है? वाटर. तो उसको हम बोलेंगे वाटर को सॉल्वेंट. इसीलिए हम बोलते हैं वाटर को सॉल्वेंट. चलो नेक्स्ट डालो. concentration terms. Give the next study. Concentration terms. चलो रख कर दो. हो गया है सबका? अनिश तुम्हें सुनाई दे रहा है?
अनीश है, अभिषेक है। अनीश, आपको तो मुझे कैमरा दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा है मैं जो पढ़ा रही हूँ? अभिषेक, आपको सुनाई दे रहा है? चलो किधर एक चलिए, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, यही से हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला जो पार्ट रहेगा वॉल्यूम रिलेटेड, मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इसमें जो रहेंगे वो किसके रिलेटेड रहेंगे? वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स होंगे। और सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का, वो रहेगा मास रिलेटेड। वो कैसे होंगे? मास रिलेटेड। एक है वॉल्यूम रिलेटेड और दूसरा है मास रिलेटेड। अभी मुझे बताओ कि जो भी वॉल्यूम रिलेटेड चीजें होती है, क्या वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी? ऑब्वियस है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। यहाँ पे तो जितने भी वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स है वो कैसे है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। वो कैसे रहेंगे बेटा? टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेंगे। और जितने भी मास रिलेटेड टर्म्स है, अभी मुझे बताओ, आप घर में बैठे हो, आप लोगों ने सपोज एसी ऑन कर दिया, टेम्परेचर कम हो गया, तो क्या आपके मास पे कुछ फर्क पड़ने वाला है? आपने एसी का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो क्या आपका मास कुछ कम हो जाएगा या कुछ बढ़ जाएगा? नहीं। मतलब जो भी मास रिलेटेड टर्म्स होती है, जो भी मास रिलेटेड टर्म्स होती है, वो कैसे रहेगी? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। वो क्या होगी? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स होगी। देखो यहां से भी जेई ने क्वेश्चन बना लिया था, इससे भी जेई ने क्वेश्चन बनाया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। यहां से भी क्वेश्चन बनाया गया था, तो प्लीज हर एक टॉपिक को अच्छे से करना है। तो वॉल्यूम रिलेटेड है टेम्परेचर डिपेंडेंट, मास रिलेटेड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेगा। अब इसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखो कौन कौन सी आ रही। पहले टर्म्स, पहला होता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। फर्स्ट होगा परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मतलब इसको हम बोलते हैं परसेंटेज वी बाय वी। सबका मतलब समझाऊंगी धीरे धीरे। परसेंटेज, पहला परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम रिलेटेड है तो वॉल्यूम तो आना चाहिए। सेकेंड इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। देखो फिर से वॉल्यूम आ गया, आप बोलोगे वेट आ गया, नहीं, इसको हम कंसीडर करेंगे। परसेंटेज वेट मतलब W बाय V, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। थर्ड इज मोलैरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आने वाले। थर्ड इज मोलैरिटी। एंड फोर्थ इज नॉर्मैलिटी। फोर्थ इज नॉर्मैलिटी। थर्ड क्या आ गया? मोलैरिटी। फोर्थ इज नॉर्मैलिटी। अभी हमें देखना है मास रिलेटेड टर्म्स। तो पहला जो टर्म्स है परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास, इसको देखो कैसे लिखेंगे? परसेंटेज W बाय W, या परसेंटेज बाय वेट भी आप इसको कह सकते हो। सेकेंड टर्म्स है मोल फ्रैक्शन। सेकेंड टर्म्स इज मोल फ्रैक्शन। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट इज मोलैरिटी। अभी आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे आपने मोलैरिटी लिखा है, यहाँ पे मोलैरिटी लिखा है, दोनों डिफरेंट है। मोलैरिटी कैपिटल M से रिप्रेजेंट करोगे, और जो मोलैरिटी होता है वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हो। मोलैरिटी वॉल्यूम रिलेटेड है, मोलैरिटी मास रिलेटेड क्वांटिटी है। और यहाँ पे जो अभी आपको एक क्वेश्चन आया था पार्ट्स पर मिलियन वाला, अभी आप सॉल्व कर सकते हो। पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम बोलते हैं ppm, इसको आप क्या कहोगे? ppm। तो ये इतने सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अभी हमें पढ़ने हैं। इतने सारे जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है हमें वन बाय वन आगे बढ़ता जाना है। अभी मुझे बताओ, एक है वॉल्यूम रिलेटेड,
एक है वॉल्यूम रिलेटेड, दूसरा है मास रिलेटेड। एक है आपका वॉल्यूम रिलेटेड और दूसरा क्या है, मास रिलेटेड। अगर दोनों को मुझे इंटरचेंज करना है, अगर मुझे दोनों को इंटरचेंज करना है, या दोनों को मुझे वॉल्यूम को मास में लेके जाना है, या इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होगा, किससे वो रिलेशन आ सकता है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होगा। वेरी गुड रुद्राक्ष, दैट इज अ डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। किससे आएगा वो रिलेशन, डेंसिटी से। तो आपको हर जगह पे डेंसिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आएगा। अभी चलो नोट कर लो पहले, फिर वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। चलो डन, रफ कर दो, हो गया सबका। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे मास रिलेटेड क्वांटिटी। पहले हम स्टार्ट करेंगे मास रिलेटेड क्वांटिटी। पहला, वेट बाय वेट परसेंटेज, इसी को लिखते हो परसेंटेज W बाय W। वेट बाय वेट परसेंटेज, या उसी को लिखोगे परसेंटेज बाय W बाय W। क्वेश्चन देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl, a solution of NaCl in water is 7% W by W, या सिंपल 7% भी लिखा होगा। A solution of NaCl in water is 7% W by W। इसका मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पे जो ऊपर है वो हमेशा सोलूट होगा। W मतलब अमाउंट ऑफ सोलूट डिसॉल्व इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सोलूट, ऊपर क्या है सोलूट, नीचे क्या है सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सोलूट, हाउ मच अमाउंट ऑफ सोलूट, दैट इज 7 ग्राम। 7 ग्राम NaCl is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। मैं परसेंटेज की बात कर रही हूं तो मैंने कितना लिया, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। How much amount of solute? 7 gram of amount of solute. How much amount of solution? That is 100 gram. अगर मैं 100 ग्राम सॉल्यूशन में 7 ग्राम NaCl अगर डालती हूँ तो उसका परसेंटेज कितना होगा, 7% हो जाएगा। तो यहां से एक फॉर्मूला डिस्क्राइब हुआ, परसेंटेज W बाय W इज इक्वल टू, परसेंटेज W बाय W इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, नीचे क्या रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू कितना हो जाएगा 100, इनटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। क्लियर हुआ है, मीनिंग समझ में आया है। 7% W बाय W मतलब क्या हो रहा है कि 7 ग्राम NaCl किसमें डिजॉल्व हो रहा है, 1 लीटर में, दिमाग मत लाना। परसेंटेज की बात करें तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन, तो फॉर्मूला क्या बन गया, ऊपर सोलूट नीचे सॉल्यूशन, परसेंटेज है तो इनटू 100%। देखो क्वेश्चन देखते हैं इसका भी। क्वेश्चन नंबर 1, 10 ग्राम सुक्रोज इज, 10 gram sucrose is dissolved in 100 gram of water, dissolved in 100 gram of water. Find percentage W by W. Find percentage W by W. चलो कोई कर सकता है, ट्राई करो। परसेंटेज W बाय W आपको निकालना है।
सही सही से निकालना। गुड रुद्राक्ष, वेरी गुड बेटा, गुड। चलो करें यहाँ पे। गुड ऋतुजा, वेरी गुड। क्या निकालने के लिए? गलती देखो, गलती बहुत सारे लोग यहाँ पे करेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन में। गुड ऋतुजा। मास ऑफ सोल्यूट क्या दिया है? यहाँ पे दिया है 100 ग्राम। आप लोगों ने 100 ग्राम लिया या 10 ग्राम लिख किया? अच्छा 10 ग्राम, मैंने बोलते समय 10 ग्राम बोला और ये हो गया 100। 10 ग्राम क्या लिया? सोल्यूट 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन को क्या मैं लिख सकती हूँ? मास ऑफ सोल्यूट प्लस क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या होगा? 100। अभी 10 ग्राम सुक्रोज है, 100 ग्राम ऑफ वाटर है। क्या वाटर सॉल्यूशन है? नहीं, वाटर सॉल्यूशन नहीं है। वाटर क्या रहेगा? सॉल्वेंट होगा। मतलब यहाँ पे 10 मास ऑफ सोल्यूट 10, यहाँ पे 100 इंटू 100, तो आंसर आ रहा है 9.09%। 9.09%। क्लियर हो रहा है? गलती से भी यहाँ पे 100 रख दोगे तो आंसर 10 आएगा। हमारा आंसर 10 नहीं आ रहा है, हमारा आंसर आना चाहिए 9.09। गलती मत कर देना। ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, दोनों को मिक्स करेंगे तब जाके हमारा सॉल्यूशन बनेगा। चलो सेकंड लिखो। फॉर्मूला समझ में आया? क्या मीनिंग है ये समझ में आया? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है 7% W/W का मीनिंग हमें पता होना कि 7 ग्राम डिजोल्व इन 100 ग्राम। किसमें लेना? हमेशा ग्राम्स में। किसमें लोगे? हमेशा ग्राम्स में। राइट ऑन सेकेंड। 10 ग्राम NaCl, 10 ग्राम ऑफ NaCl is present in 100 ml। दिखाई दे रहा है ना? 100 ml, 100 ml of solution, 100 ml of solution। Find percentage W/W। If density of solution, if density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। चलो सॉल्व करो। देखो डेंसिटी वाला आ गया। अनीश, अथर्व, मनस्वी, समझ में आ रहा बेटा? ये अभी नया टॉपिक स्टार्ट किया मनस्वी, कोई अलग टॉपिक नहीं है, पहले का नहीं है। ताकि अगर आपको डाउट आ रहा है तो फिर से बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। टेन ग्राम NaCl दिखा। फाइंड परसेंटेज W/W। First write down the formula of percentage W/W, mass of solute upon mass of solution into 100। मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है क्या? नहीं। सोल्यूट दिया है 10 ग्राम, हाँ, लेकिन डेंसिटी दी है। वेरी गुड रुद्राक्ष, गुड। चलो बाकी लोग जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो। चलो सॉल्व करें, इतना टाइम नहीं लगाना है। परसेंटेज W/W इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ, क्या फॉर्मूला है? मास ऑफ
सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा 100, सही है। परसेंटेज W/W निकालना है। मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया है 10 ग्राम NaCl, 10 ग्राम। क्या आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन है? गुड रिया। मास ऑफ सॉल्यूशन है नहीं, तो आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया गया है 1.2 है। वॉल्यूम कितना दिया है देखो 100 ml, कितना दिया है 100 ml। तो आंसर कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा। मास कितना आया 120, यस 120। तो ये हो जाएगा 120 इंटू 100 यहाँ पे, तो आंसर आएगा 8.33%। आंसर आ रहा है 8.33%। क्लियर है? समझ में आया? परसेंटेज W/W या परसेंटेज मास बाय मास बोलो, परसेंटेज वेट बाय वेट भी आप कह सकते हो। चलो रब कर दो। क्लियर हुआ है सबको? नेक्स्ट, volume by volume percentage. Second is volume by volume percentage. इसी को लिखते हो परसेंटेज V by V. Volume of solute dissolved in 100 ml of solution. यहां पे देखो a HCl aqueous solution is 7% V by V. इसका मतलब क्या है? मैंने क्या लिखा? HCl aqueous solution is 7% V by V लिखा है। मतलब क्या होगा? ऊपर क्या होगा सोलूट, नीचे क्या है सोल्यूशन। हाउ यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया है तो हमेशा ml की बात करोगे। कितना ml है 7 ml। तो यहाँ पे 7 ml HCl, सोलूट क्या है HCl है, तो 7 ml HCl is present in 100 ml of solution. Present in 100 ml of solution. किसमें प्रेजेंट है 100 ml of solution में। फॉर्मूला क्या बनेगा देखो परसेंटेज V by V। ऊपर किसका वॉल्यूम सोलूट का, मतलब वॉल्यूम ऑफ सोलूट, वॉल्यूम ऑफ सोलूट। नीचे क्या रहेगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। किसमें बात कर रहे हैं अभी सोल्यूशन में। परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो इनटू कितना आएगा 100, इनटू कितना आएगा 100। ठीक है, चलो थर्ड भी इसके साथ ही देख लेते हैं और फिर दोनों के नियम प्लस लेते हैं। तो वो पहला था परसेंटेज W/W, सेकेंड परसेंटेज V by V। अभी उसके बाद है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज मतलब परसेंटेज W by V। अभी आप बोलोगे यहाँ पे मास भी आ गया और क्या आ गया यहाँ पे V भी आ गया। मास क्या होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट, V क्या रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नीचे हमेशा सॉल्यूशन ऊपर मास। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं अ शुगर सॉल्यूशन इज कितना ले लू 3% ले लू 3% W by V। कैसे लिखा हुआ है अ शुगर सॉल्यूशन इज 3% W by V। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि 3 ग्राम ऑफ शुगर, 3 ग्राम ऑफ शुगर is present in कितना ml 100 ml of solution। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे मास भी दिया हुआ है वॉल्यूम भी दिया है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा परसेंटेज W by V इज इक्वल टू ऊपर क्या है मास, किसका मास होता है ऊपर सोलूट का, तो मास ऑफ सोलूट, नीचे क्या रहेगा वॉल्यूम ऑफ किसका सॉल्यूशन का, और इनटू कितना हो जाएगा 100। परसेंटेज की बात कर रहे तो 100। किसी को नहीं समझ में आया ऐसा कुछ है? गार्गी बेटा समझ में आ रहा है?
अगर सबको समझ में आ रहा है तो जो भी मैं कैलकुलेशन दे रही हूँ प्लीज सबने करना है, सबने आंसर डालना है, एटलीस्ट मुझे पता चलेगा कि सबको समझ में आ रहा है। एक सिंगल छोटा सा डाउट भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी पूछ लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। परसेंटेज वी बाय वी, ऊपर सोल्यूट नीचे सॉल्यूशन, जो भी दिया है आपको। चलो आगे बढ़े, रब कर रही हूं मैं, सबने लिख लिया है, गुड। Write down question. A sugar solution is 10% W by V. कितना दिया है? 10% W by V. Find percentage W by W if density of solution is, देखो यहाँ पे, if density of solution is 1.25 gram per ml, 1.25 ग्राम पर ml। चलो नेक्स्ट, ये नंबर 1 डाल दो इसमें। सेकेंड, a solution of HNO3, a solution of HNO3 is 5% W by W. Find the mass of nitric acid, find the mass of nitric acid present in 100 ml of solution, 100 ml of solution। और यहाँ पे गिवन में दिया है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.4 ग्राम पर ml। दिखाई दे रहा है? ये नीचे लिख दीजिए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.4 ग्राम पर ml। चलो दोनों सॉल्व करो और थोड़ा जल्दी आंसर सबने देना है। रुद्राक्ष हो भी गया, गुड, वेरी गुड। गार्गी मुझे आंसर चाहिए। अभिषेक, अनीश, a sugar solution is 10% W by V. Find W by W percentage if the density of solution दिया है 1.25 ग्राम पर ml। गुड ऋतुजा, गुड अनीश, वेरी गुड, गुड अथर्व। गार्गी, मनस्वी, आंसर करो बेटा। गुड गार्गी। मनस्वी समझ में आया है? चलो सबका आंसर आ गया है। फर्स्ट का आंसर है 8। रिया आपने आंसर नहीं दिया अभी तक। रुद्राक्ष 6 आ रहा है कि 7 आ रहा है? एक बार चेक कर। फर्स्ट का आंसर है 8%। किसी को नहीं समझ में आया बिल्कुल फ्रैंकली बता दो मुझे।
फर्स्ट वाला तो समझा के दे दूंगी मैं, क्योंकि 2-3 लोगों का आंसर नहीं है, बाकी सबका आंसर आया। यस रुद्राक्ष। रिया समझा के दूं आपको? ओके चल। अभी रिया मुझे इसका बता, 10 ग्राम W/V का मतलब क्या है? 10% W/V का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 10 ग्राम शुगर किसमें डिजोल्व है? वॉल्यूम कितना? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में डिजोल्व है। अभी आपको परसेंटेज W/W पूछा है, तो क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना? 100 होता है। मास ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम है, ये तो 10 ग्राम हो गया। मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अभी देखो 10 ग्राम शुगर डिजोल्व इन 100 ml, तो वॉल्यूम दिया है 100 ml और ये है 1.25, तो आंसर 1250 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? सॉरी 12 एक 0 कैंसिल कर दो, 125 हो जाएगा। पॉइंट है ना, तो 125, तो आंसर आ जाएगा 125 इंटू 100, तो आंसर आ रहा है 8%। आंसर कितना आ रहा है? 8। रिया समझ में आया बेटा? गुड। चलो सेकंड का देखो जल्दी से। A solution of HNO3 is 5% W/W. Find the mass of nitric acid. मतलब HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड, सोलूट है। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में डेंसिटी दी है। द मास ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना आएगा? चलो आंसर डालो। सिर्फ रुद्राक्ष आंसर आया। फॉर्मूला लिखो, परसेंटेज W/W इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज इनटू 100 क्या लिखोगे? देखो फॉर्मूला, परसेंटेज W/W वही लिखा है, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज W/W कितना दिया है? 5। गुड गार्गी, वेरी गुड। 5 दिया हुआ है। मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा? अरे निकालने के लिए लिखा है ना, फाइंड द मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। x मान लो, चलो मान लेते हो x। मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी 1.4, मास कितना है? 100, तो आंसर कितना आ जाएगा? 140। आंसर कितना होगा? 140। तो 140 इंटू 100, तो x की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ रही है? 7 ग्राम। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 7 ग्राम। क्लियर है बेटा? यहाँ तक परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V, परसेंटेज V/V। ओके चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग, मोल फ्रैक्शन। The next heading, mole fraction. मोल फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन हो रहा है, दैट इज अ मोल फ्रैक्शन। अभी मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, देखो इस तरह से, मतलब x वाला ये होता है इस तरह से। इसको x नहीं कहेंगे, ये होता है, इसका नाम है जीटा।
इसका नाम होता है जीटा। मोल फ्रैक्शन एक्स से नहीं करते, जीटा कैसे निकालोगे, इस तरह से थोड़ा सा एक्स की ये एक कुछ लंबी कर देना बस। जीटा क्या नाम है इसका, जीटा। एक ईटा भी होता है लेकिन आप जीटा याद रखो, ठीक है। अभी मुझे बताओ, मैंने एक कंटेनर लिया हुआ है, पहले देखते हैं यहाँ पे कि कैसे बात समझे। मोल फ्रैक्शन आप लोग को पता है, अगर मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया हुआ है और इस कंटेनर में ए के मॉलिक्यूल है और बी के भी मोल्स है, मोल्स देखते हो, ए के भी मोल्स है और बी के मोल्स है। मैं मान लू ए के 1 मोल है, कितने मोल्स है यहाँ पे, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स। तो ए के कितने मोल्स है, ए के मोल्स है 1 और बी के कितने मोल्स रहेंगे, बी के मोल्स है यहाँ पे 3। बी के कितने मोल्स है यहाँ पे 3। तो मुझे अगर बोला गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है, मतलब ए का कितना फ्रैक्शन है, ए का कितना फ्रैक्शन है, तो आप बोलोगे कि 1 मोल है, टोटल कितने मोल्स है, टोटल तो 4 मोल्स हो रहे। टोटल मोल्स कितने हैं कंटेनर में, एक 1 और 3। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करोगे तो पहले लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए लिखोगे और डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, डिवाइडेड बाय कर दोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस टोटल मोल ना, और किसके है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होगा, यहाँ पे बी होगा। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना है 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 1 प्लस बी के 3, मतलब मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा है 1/4 ना। अगर एक पिज्जा आपने पिज्जा मंगवाया, ठीक है, रेगुलर साइज पिज्जा मंगवाया आपने, आप 4 लोग हो, ठीक है, या 2 लोग हो, 50-50% हो जाएगा। लेकिन अगर आप 4 लोग हो और आपको एक पीस मिला, तो आपको कितना फ्रैक्शन मिला है 1/4। आपको कितना फ्रैक्शन मिला है 1/4। अगर आपको 2 पीस मिले हैं तो आपको कितना फ्रैक्शन मिला है 2/4। तो इस तरह से उसका फ्रैक्शन निकाला जाता है, उसी को मोल्स का फ्रैक्शन निकाल रहे, उसी को हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, उसी को हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। अगर यहाँ पे मुझे फॉर्मूला निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यहाँ पे किसका फॉर्मूला निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है। तो कैसे निकालोगे, ऊपर किसके मोल रखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी जिसका निकालना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब जो भी है आपके पास है, and mole fraction of the sum of mole fraction of each and every element is always 1। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कितना होगा, ऑलवेज 1। सही है ना। द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी टोटल कितना हो रहा है 1। इसका 1/4 है, इसका कितना हो जाएगा 3/4। तो 1/4 प्लस 3/4 दोनों का आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो जितने भी कंपोनेंट है अगर सबका सम करोगे तो मोल फ्रैक्शन कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर हुआ है। चलो एग्जाम्पल करते हैं तो उससे और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। चलो रफ कर दो, लिख लिया सबने। किससे रिप्रेजेंट करोगे मोल फ्रैक्चर, जीटा से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, जीटा से। ईटा भी होता है बट यहाँ पे नहीं है। ईटा पता है कैसा होता है, इस तरह से देखो, एन को आप इस तरह से, ये होता है ईटा। ईटा ये भी मोल फ्रैक्शन के लिए होता है, ये भी मोल फ्रैक्शन के लिए होता है। एक जीटा और दूसरा ईटा, दोनों मोल फ्रैक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। अभी मुझे बताओ, चलो क्वेश्चन लिखो। आपके पास है 40 ग्राम NaOH। कितना NaOH है, 40 ग्राम NaOH प्लस 54 ग्राम ऑफ वाटर दिया है। कितना दिया है, 54 ग्राम ऑफ वाटर। आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। किसका निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 भी आपको कैलकुलेट करना है।
चलो करो. मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर. कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ जरा. रिया 0.42 किसका आंसर आ रहा है 0.42. रुद्राक्ष सही है. ट्वेंटी बाई 87 कैसे आ रहा है. पहले मोल्स निकाले. चलो पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH क्या फॉर्मूला है. गिवन मास बाय मोलार मास. गिवन मास कितना दिया है 40 ग्राम और मोलार मास कितना है 40 ग्राम. तो ये 1 मोल आ गया आपका. यस गार्गी. रिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O गिवन मास 54 मोलार मास 18. ये कितना आ गया 3 मोल. अभी हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH किसके मोल्स ऊपर NaOH के. टोटल मोल्स कितने आ रहे 3 + 1 4. मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका H2O का. यहां पे कितना हो रहा है H2O का 3 और 3 + 1 क्या हो गया 4. 3/4. यस क्लियर हुआ है. चलो एक और करते हैं क्वेश्चन. देखो अगर आपने यहाँ पे 1/4 निकाल लिया तो 1 - 1/4 कर दोगे तो आंसर 3/4 ही आ जाएगा. इसलिए मैंने 1 कहा है. राइट डाउन सेकेंड. A solution has 46% W/W ethyl alcohol. W/W क्या है ethyl alcohol in water. In water. Find mole fraction of ethyl alcohol. Find mole fraction of ethyl alcohol. चलो कैलकुलेट करो. मोल फ्रैक्शन किसका कैलकुलेट करना है इथाइल अल्कोहल का. क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल. इथाइल अल्कोहल का मोलार मास सबको कैलकुलेट करने आता है. मोलार मास ऑफ इथाइल अल्कोहल. चलो जल्दी.
मोल फ्रैक्शन ऑफ कितना आ रहा है? चलो हो गया, गुड गार्गी। क्या हुआ, मतलब ऐसे क्यों नहीं आ रहा है? अरे मुझे बताओ कहां पे कंफ्यूज हो गए? 46% W बाई इथाइल अल्कोहल इन वाटर है। अभी आपके पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन में आपको दिया है इथाइल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल के साथ आपको दिया है वाटर। आपको क्या दिया है? यहाँ पे वाटर दिया है। तो सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। सॉल्यूशन कितना है? टोटल 100 ग्राम। 100 में से 46% इथाइल अल्कोहल है, तो रिमेनिंग कितना होगा? रिमेनिंग 54% वाटर होगा। तो यहाँ पे अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है, किसके निकालू? इथाइल अल्कोहल के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल गिवन मास 46। इथाइल अल्कोहल का, मुझे लगता है आप कंफ्यूज हो गए, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH। कार्बन कितना है? 2 है, मतलब 24। 5 और 6 हाइड्रोजन, और ये हो गया 60, ये हो गया 30, 50, 56 आ गया। कितना हो जाएगा ये? 56। तो 46 बाय कितना आ जाएगा यहाँ पे? 56 हो जाएगा। सही निकाला मैंने? 24, 30, सॉरी 46 होना चाहिए, 46। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर गिवन मास 54। मोलार मास यहाँ पे कितना हो जाएगा? वाटर का 18, ये आ जाएगा 3। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5 इथाइल अल्कोहल इज इक्वल टू 1 अपॉन टोटल 4। 1/4 मतलब 0.25। और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3/4। कितना आ जाएगा? 3/4। या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो। पूरा टोटल कितना है? 1 में से 0.25 चला गया तो कितना बचेगा? 0.75। कितना बच रहा है? 0.75। क्लियर हुआ है? अब समझ में आया मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना है? क्लियर हो रहा है? तो आज परसेंटेज V बाय V, परसेंटेज W बाय W, परसेंटेज W बाय V, ये पूरे टर्म्स करने हैं। ठीक है, ये पूरे टर्म्स हमें करने हैं। तो चलो मिलते हैं। आज पूरा इतना अच्छे से करके रखो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, मतलब कल करेंगे। तो आज इतना पढ़ के रखो। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको भेजती हूँ, वो भी सॉल्व करो, हो जाएगा आपका। ओके, चलो फिर बाय एवरीवन, बाय बाय। अटेंडेंस दे दो, आप अटेंडेंस दे दो जल्दी से। और वैसे ही पढ़ाई करती रहो, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाओ। बस आपको सब आता है, बट स्पीड आपकी मेंटेन नहीं है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। चलो बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। चलो हो गया सबका? बाय गार्गी, बाय। अथर्व हो गया ना? चलो।